नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 19 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स प्रस्तुत कर रहे हैं और ये करंट अफेयर्स आपके लिए एसएससी, दिल्ली पुलिस के एग्जाम, बैंकिंग, आईबीपीएस के अलग अलग एग्जाम और विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रूप से मदद प्रदान करेंगे। नेशनल अफेयर्स में आज हम अपनी पहली न्यूज़ को देखते हैं और यहाँ पर हमने मिड डे मील स्कीम के संबंध में चर्चा की है। अगर हम मिड डे मील स्कीम की बात करें तो इसकी शुरुआत भारत में आज़ादी के पहले ही हो चुकी थी। 1925 में इस तरह की योजना मद्रास नगर निगम में उन बच्चों के लिए प्रारंभ की गई थी जो वंचित श्रेणी में आते थे। मिड डे मील स्कीम वॉज पॉपुलर इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। इन 1925 फर्स्ट मिड डे मील प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड in Madras Municipal Corporation for disadvantaged children. After independence in 1980s, primarily Gujarat, Kerala and Tamil Nadu, these states has started their own midday meal scheme. It was also started in Union Territory of Puducherry and it was universalized. यानी इसका सार्वभौमिकरण कर दिया गया। मतलब सभी लोगों को एक तरह से जो भी बच्चे हैं, चाहे अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें यानी वंचित बच्चे या सामान्य बच्चे, सभी को इसका लाभ दिया जाने लगा। बाय 1991 देयर आर 12 स्टेट्स इन इंडिया विच वर रनिंग मिड डे मील प्रोग्राम। 1990-91 तक अगर हम देखें तो भारत में 12 राज्य ऐसे थे जहां पर मिड डे मील का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था। वर्तमान का जो प्रमुख मिड डे मील का कार्यक्रम केंद्रीय स्तर पर है, उसके पहले भी एक तरह से इस तरह की योजनाएं भारत में संचालित थी। फॉर द करंट मिड डे मील स्कीम इट वाज स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त 1995 एंड इट्स नेम वाज न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन and initially it was started in only 2408 blocks in India. मिड डे मील स्कीम की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1995 को इसको प्रारंभ किया गया और प्रमुख रूप से 2408 ब्लॉक में इसको शुरू किया गया। लेटर ऑन इन 1997-98 दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री। आगे चलकर 1997-98 में इस योजना को भारत के सभी ब्लॉक में प्रारंभ कर दिया गया। इन करंट कंडीशन मेजर फूड आइटम्स दैट हैज टू बी सप्लाइड टू द स्टूडेंट्स इन मिड डे मील स्कीम, प्रमुख रूप से बच्चों को जो भोजन दिया जाता है मिड डे मील स्कीम में, उसमें अगर हम खाद्यान्न की बात करें तो प्राइमरी स्तर पर 100 ग्राम और अपर प्राइमरी में 150 ग्राम। इसी तरह दालों की बात करें तो 20 ग्राम और 30 ग्राम। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो 50 ग्राम और 75 ग्राम। ऑयल और फैट की बात करें तो 5 ग्राम और 7.5 ग्राम। इसी तरह से सॉल्ट और अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो आवश्यकता के अनुसार ली जाती हैं। तो ये क्वांटिटी एक तरह से जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी, ये प्रति बच्चे को प्रतिदिन एक तरह से देना आवश्यक है। ये मिड डे मील स्कीम के माध्यम से एक तरह से सुनिश्चित किया गया। आप ध्यान रखें, जब हम मिड डे मील स्कीम की बात करते हैं तो यह प्रमुख रूप से केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित योजना है, यानी यहाँ पर संसाधन प्रमुख रूप से केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें अगर हम देखें खाद्यान्न की जो आपूर्ति है, उसी के साथ साथ खाद्यान्न का परिवहन, जहां पर वितरण किया जाएगा वहां तक पहुंचाना, इसी के साथ साथ जो बना बनाया खाना है उसमें कुकिंग में जो मदद करने वाले हैं उनको हेल्प देने के लिए जो भी एक तरह से पेमेंट होता है उसमें भी सरकार की तरफ से योगदान दिया जाता है। तो इस योजना को आप ध्यान रखें, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की कैटेगरी में आती है और प्रमुख रूप से इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक तरह से संचालित किया जाता है। नेशनल अफेयर्स की अपनी दूसरी न्यूज को देखते हैं। सेक्शन 124A इंडियन पैनल कोड 1860। अगर हम वर्तमान में देखें तो आईपीसी की इस धारा के संबंध में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी चल रहा है क्योंकि इसके अंतर्गत काफी बड़ी संख्या में लोगों को नामजद किया गया है और लोग जेल में बंद हैं। इसी कारण से इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमुख रूप से की जा रही है कि इसको किस रूप में एक तरह से लागू किया जाए। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो ये बेसिकली सेडिशन या राजद्रोह के साथ में संबंधित है। अगर हम देखें तो ये ब्रिटिश समय की बात है जब भारत में एक तरह से जो कानूनी प्रक्रिया है उसको सही रूप में लाने के लिए भारतीय दंड संहिता एक तरह से विकसित की गई। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन विच वॉज चेयर्ड बाय थॉमस मैकॉले इन 1834। फाइनली द फर्स्ट फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द आईपीसी वॉज सबमिटेड टू गवर्नर जनरल in 1837. That IPC code of 1860 was primarily enacted from 6 अक्टूबर 1860. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो भारतीय दंड संहिता है, इसे अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से इसको अधिनियमित कर दिया गया था 6 अक्टूबर 1860 को। लेकिन जब यह 1860 में लागू किया गया था तो यहाँ पर किसी भी तरह से सेडिशन या राजद्रोह के संबंध में कोई भी सेक्शन नहीं था। तो आप ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं सेडिशन की या हम बात करते हैं राजद्रोह की, ये आधिकारिक रूप में प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता में शामिल नहीं था।
आगे चलकर 1870 में सर जेम्स स्टीफन के द्वारा एक संशोधन किया गया और उस संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में धारा 124 ए को जोड़ा गया। Later on in 1870, there was an amendment made by Sir James Stephen, and through that amendment, Section 124A was added in Indian Penal Code 1860. You have to remember that thing. You have to remember the fact that that section was introduced in 1870. It was not the part of the original IPC 1860. तो इसे 1870 में एक तरह से शामिल किया गया। इसीलिए वर्तमान में इसके ऊपर एक तरह से काफ़ी विवाद है कि ये ब्रिटिश काल का एक कानून है जिसका उद्देश्य एक तरह से था कि जो भारतीय प्रमुख रूप से आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनकी आवाज़ को एक तरह से दबाना। क्योंकि आप ध्यान रखें इस संहिता में ये कहा गया है कि सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का आप बयान देते हैं, कोई वक्तव्य देते हैं, कोई लेख लिखते हैं, तो अगर ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ घृणा या सरकार के विरोध में भावनाओं को आप भड़का रहे हैं, आपके ऊपर इस सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन को हम देखते हैं फाइनेंशियल अफेयर्स, वित्तीय मामले, और यहाँ पर सबसे बड़ी खबर है LIC के IPO के संबंध में। अगर हम भारत में IPO की बात करें, जब हम IPO की बात करते हैं यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो ये किसी भी कंपनी के द्वारा अपने बाजार में शेयर डालने से मतलब है। यानी आप बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बेचने वाले हैं, आप लोगों को अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं और लोग उसके बदले में जो भुगतान आपको देते हैं, यानी बाजार से एक तरह से धन एकत्र करने का तरीका है IPO, और उसके बदले आप कंपनी में हिस्सेदारी लोगों को बांटते हैं। कोई भी कंपनी सरकारी या निजी हो, जब वो पब्लिक लिमिटेड में परिवर्तित होती है तो ये माना जाता है कि उसका IPO बाजार में लाया गया है और लोगों ने उसमें हिस्सेदारी खरीदी है। थ्रू IPO ए कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड बिकॉज पब्लिक हैज नाउ शेयर होल्डिंग इन दैट कंपनी थ्रू IPO। इस तरह का IPO LIC का जल्द आने वाला है और माना जा रहा है कि ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा, क्योंकि LIC की अगर हम बात करें तो बीमा के क्षेत्र की ये बड़ी संस्था है भारत में। LIC IPO is considered as the largest IPO till date in India because the shape of LIC in insurance sector in India. LIC was established in 1956 with headquarters in Mumbai and branches spread over different locations in India. In her budget speech, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the proposal of minority shares selling of LIC through IPO. LIC का IPO भारत में सबसे बड़ा IPO माना जा रहा है अब तक का। कारण यह है कि LIC का जो आकार है, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ LIC IPO इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट IPO इन द इंडिया टिल डेट। यहाँ पर अगर हम LIC की कुछ मजबूत पक्ष को देखें तो LIC का अगर हम 2018-19 में देखें तो कुल संपत्ति लगभग 31.11 लाख करोड़ रुपए थी। 2018-19 में हम देखें तो LIC का कुल प्रीमियम जो उनको प्राप्त हुआ 2 लाख करोड़ रुपए था। 2019 में LIC की जो निवेश की मात्रा थी, जो उन्होंने बाजार में निवेश किया, और कहाँ उन्होंने ऋण के बाजार में निवेश किया, इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश किया, और ये 29.84 लाख करोड़ रुपए था। इसी के साथ साथ ध्यान रखें LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी तो है ही है। जब हम बात करते हैं नए व्यापार प्रीमियम संग्रह में, तो बाजार में हिस्सेदारी इसकी 68.9% है। और वार्षिक अगर हम प्रीमियम की बात करें, जितना भी बीमा क्षेत्र में वार्षिक प्रीमियम अलग अलग संस्थाएं इकट्ठा करती हैं, उनमें केवल LIC 60.9% प्राप्त करती है। तो आप अंदाज लगाएं कि 60% से ज्यादा भारत में बीमा का जो बाजार है वो LIC के नियंत्रण में है। सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स ऑफ LIC विच मेक इट द लार्जेस्ट इंश्योरर इन द इंडिया। फर्स्ट, इन 2018-19 it has a total asset of volume 31.11 lakh crore rupees. In 18-19 also total premium collection 2 lakh crore rupees. In 2019 LIC investment is 29.84 lakh crore rupees, and that include in debt and in equity also. If we talk about the new business premium, it has share of 68.9% of total market in India. And on the other hand, if we talk about the annual premium collection, then it is about 60.9% total in India. We can say that more than 60% of the insurance market in India is under the control of LIC. When we talk about disinvestment, then it means selling of government share to private. That is the process of disinvestment. अगर हम विनिवेश की बात करते हैं तो सरकारी हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र को बेचना डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश कहलाता है। एंड इट इज प्राइमरली कंडक्टेड बाय द दीपम डिपार्टमेंट। इसे प्रमुख रूप से दीपम विभाग के द्वारा किया जाता है।
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यानी निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। यू मस्ट रिमेंबर दैट दीपम इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। दीपम इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। दीपम विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का भाग है। इन हर बजट स्पीच, finance minister has set the target for the financial year 22. It means for 21-22. The target is to raise 1.75 lakh crore rupees through minority stake sale and privatization. भारत सरकार का लक्ष्य ये था कि 21-22 के वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की हिस्सेदारी को कुछ कंपनियों में बेचना या कुछ कंपनियों का पूर्णतः निजीकरण करना, और इसके माध्यम से 1.75 लाख करोड़ रुपए एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो LIC का IPO भी एक तरह से लाया जा रहा है। इसके माध्यम से LIC की हिस्सेदारी को बेचा जाएगा। टू अचीव गवर्नमेंट टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट फॉर 21-22, LIC IPO is launched by the Government of India. In next part we will take international news section, और हमारी पहली न्यूज़ है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, खतरे में विश्व धरोहर। तो अगर हम विश्व धरोहर की बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द यूनेस्को। तो देयर इज अ कमेटी इन यूनेस्को विच डिक्लेयर विच मॉन्यूमेंट और विच प्लेस विल बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को में एक समिति होती है जिसके द्वारा निर्णय किया जाता है कि कौन से स्थल या कौन सी इमारतें जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ साथ इस कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कौन से ऐसे विरासत स्थल हैं जो खतरे में हैं, यानी उनका और अधिक संरक्षण करने की आवश्यकता है। दिस कमेटी ऑल्सो डिसाइड विच आर द हेरिटेज प्लेसेस विच आर इन डेंजर एंड दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनेस्को की तरफ से यह सिफारिश की गई है कि ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पूर्वी तट है वहां पर जो ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल चट्टानों का भाग है ग्रेट बैरियर रीफ, उसको एंडेंजर्ड यानी खतरे में एक तरह से सूची में डालने के लिए सिफारिश की गई है। ध्यान रखें, सिफारिश है, अंतिम निर्णय नहीं है। अंतिम निर्णय अगले माह की बैठक में यूनेस्को ले सकता है। यूनेस्को हैज मेक ए रिकमेंडेशन टू प्लेस ग्रेट बैरियर रीफ इन एंडेंजर्ड लिस्ट and it was done by the World Heritage Committee of 21 countries which is chaired by China. इसकी सिफारिश 21 सदस्यों की विश्व विरासत समिति के द्वारा किया गया है जिसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई है। अगर हम ग्रेट बैरियर रीफ को देखें तो ये एक तरह से इसकी लोकेशन है, यानी ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी तटीय भाग है और प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड राज्य है वो इसके एक तरह से भाग पर पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टानों का एक तरह से क्षेत्र है ग्रेट बैरियर रीफ। आप ध्यान रखें, वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की तरफ से 53 ऐसे स्थल हैं जिनको एक तरह से खतरे में जो धरोहर सूची है उनकी श्रेणी में डाला गया है। करंटली 53 प्रॉपर्टीज आर ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। तो इस लिस्ट में एक तरह से ग्रेट बैरियर रीफ को जोड़ने के लिए भी एक सिफारिश की गई है। इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल कवर नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी है विनोद चौधरी। He is the first billionaire of Nepal to be included in Forbes list of billionaires. तो ये नेपाल के पहले अरबपति हैं जिनको फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में शामिल किया गया है। करंटली अगर हम देखें तो इनका जो कुल एसेट है वो 1.5 अरब डॉलर का है, यानी 1.5 बिलियन डॉलर का एक तरह से एसेट्स इनके पास है। प्रमुख रूप से आपने वाई कंपनी का एक तरह से नूडल्स देखे होंगे, वो ब्रांड बेसिकली इन्हीं के पास है। तो विनोद चौधरी नेपाल के पहले व्यक्ति हैं जिनको फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल किया गया है। करंटली ही इज रनिंग बिजनेस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइमरली इन एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, कंज्यूमर गुड्स, बैंकिंग, पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑल्सो हिज बिजनेस इज इन 19 कंट्रीज एंड करंटली ही इज रनिंग 80 कंपनीज। अगर हम इनके व्यापार की बात करें तो प्रमुख रूप से उपभोक्ता सामान, शिक्षा, आतिथ्य, बैंकिंग, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में है। इनका व्यापार 19 देशों में फैला है और 80 कंपनियां वर्तमान में इनके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल कवर बुक्स एंड अवार्ड्स। अवार्ड्स कैटेगरी में आज हम चर्चा कर रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की, जिसे विश्व के अगर हम प्रमुख फिल्म फेस्टिवल्स की बात करें उनमें सबसे प्रमुख में एक माना जाता है। इसे फ्रांस में कांस शहर में आयोजित किया जाता है। करंटली 74th कांस फिल्म फेस्टिवल वॉज organized. In Cannes Film Festival, the highest award is given to the any movie and that award is known as the Palme d'Or. तो अगर हम Palme d'Or award की बात करें तो ये दिया गया है मूवी टाइटैन को। That Palme d'Or award is given to movie
टाइटन एंड इट इज डायरेक्टेड बाय जूलिया डुकर्नो। तो आप इमेज देख सकते हैं, जूलिया डुकर्नो को उनकी मूवी टाइटन के लिए पाम डे और का पुरस्कार दिया गया है। अगर हम कांस फिल्म फेस्टिवल की 74 साल की हिस्ट्री में देखें तो वो दूसरी महिला है जिनको यह पुरस्कार मिला है। इसके पहले अगर हम देखें तो ये अवार्ड 1993 में जेन कैंपियन को मिला था, जो उन्होंने साझा किया था किसके साथ में, चेन कैगे के साथ में। जूलिया डुकार्नो इज द सेकंड वुमेन टू विन पाम डे अवार्ड इन 74 years history of Cannes. Earlier in 1993 it was won by Jane Campion along with Chen Kage. In Cannes Film Festival, that award is the most important. The Grand Prix that is considered as the runner-up prize in the Cannes Film Festival, and it is given to two filmmakers. First, Iranian Asghar Farhadi. Second, Finland director Juho Kosonen for his movie Compartment Number 6. कांस फिल्म फेस्टिवल में अगर हम मूवीज में रनर अप प्राइज की बात करें, यानी दूसरे नंबर का पुरस्कार, इसको ग्रैंड प्रिक्स के नाम से जाना जाता है और ये दिया गया है दो निर्माताओं को, ईरान के असगर फारिदी और उनकी मूवी ए हीरो। इसी के साथ साथ फिनलैंड के डायरेक्टर हैं जूहो कोसमैनन और उनकी मूवी है कंपार्टमेंट नंबर 6। कांस फिल्म फेस्टिवल में अगर हम बेस्ट एक्टर के अवार्ड की बात करें, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार की, कांस फिल्म फेस्टिवल में अगर हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है जस्टिन कुर्जेल को उनकी मूवी नाइट्रम के लिए। आप यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हैं। इन कांस फिल्म फेस्टिवल बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इज गिवन टू रेनेट रेंसवे। शी हैज बीन गिवन अवार्ड फॉर द मूवी द वर्स्ट पर्सन। उन्हें यह पुरस्कार उनकी फिल्म द वर्स्ट पर्सन के लिए दिया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में जो जूरी होती है उसका एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है किसी फिल्म को, उसे हम जूरी प्राइज कहते हैं। इन कांस फिल्म फेस्टिवल ए स्पेशल जूरी अवार्ड इज आल्सो गिवन टू ए मूवी। जूरी प्राइज इज गिवन टू टू फिल्म्स। पहला पुरस्कार डायरेक्टर नदाब लैपिड को उनकी मूवी अगर हम देखें एड्स नी के लिए दिया गया है, और दूसरी मूवी है मेमोरिया और डायरेक्टर हैं एपेचपोंग वीरासेथकुल। तो ये दो पुरस्कार दिए गए हैं एक तरह से जूरी पुरस्कार के रूप में। आप ध्यान रखें मूवी कौन कौन सी है, एड्सनी और मेमोरिया, इन दोनों को जूरी का विशेष पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम प्राइज को देखते हैं, डीएससी प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर। डीएससी प्राइज इज प्राइमरली रिलेटेड टू साउथ एशियन रीजन एंड इट इज गिवन टू एनी राइटर, एनी एथनिसिटी, एनी नेशनलिटी हु इज राइटिंग अबाउट साउथ एशिया। तो किसी भी देश के लेखक को यह पुरस्कार मिल सकता है अगर उसने दक्षिण एशिया के संबंध में किसी विषय के आधार पर कोई भी लेखन किया है। तो दक्षिण एशिया से लेखक को ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दक्षिण एशिया का विषय होना चाहिए जिस पर पुस्तक लिखी गई है। एंड द अवार्ड इज फॉर नॉवेल्स पब्लिश्ड इन द ईयर प्रेसिडिंग द जजिंग ऑफ द प्राइज। तो जब यह पुरस्कार जज किया जा रहा है देने के लिए, उसके एक वर्ष पहले तक वह पुस्तक लिखी जानी एक तरह से चाहिए। आप ध्यान रखें यहाँ पर सामान्य रूप में इंग्लिश में लिखी पुस्तक हो या किसी भी भाषा की अगर ट्रांसलेट करके कोई इंग्लिश में किताब छपी है उसको भी शामिल किया जाएगा। तो दोनों तरह की पुस्तकें यहाँ पर ली जाती हैं। यहाँ पर जो इनाम राशि है वो 25,000 अमेरिकी डॉलर की है। द प्राइज मनी इन डीएससी प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर इज $25,000 It was established in 2010 by Surina Narula and Manhad Narula. Regarding DSC prize for South Asian literature, you have to remember the first recipient and the last one. इस पुरस्कार के संबंध में आपको पहले और अंतिम जो प्राप्त करता है उनको आप ध्यान रखें। फर्स्ट रिसिपिएंट वाज द एच.एम. नकवी और उनकी पुस्तक थी होम बॉय। 2011 में इसके पहले विजेता थे एच.एम. नकवी और उनकी पुस्तक थी होम बॉय। और 2019 में जो अंतिम बार यह पुरस्कार दिया गया है तो अमिताभ बागची को उनकी पुस्तक हाफ द नाइट इज गॉन इस पुस्तक के लिए दिया गया है। इन 2019 the last DSC prize is given to Amitabh Bagchi for his book Half the Night is Gone. In next section we will cover the major sports news and the first news is related to British Open in golf. अगर हम पहले खेल समाचार को देखें तो गोल्फ में यह ब्रिटिश ओपन के संबंध में है। ब्रिटिश ओपन गोल्फ इज वॉन बाई अमेरिकन डेब्यूटेंट कॉलिन मोरिकावा। अगर हम ब्रिटिश ओपन गोल्फ की बात करें तो इसे अमेरिका के नवोदित गोल्फ खिलाड़ी हैं कॉलिन मोरिकावा, उनके द्वारा एक तरह से जीता गया है। अपनी अगली स्पोर्ट्स न्यूज में हम ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के संबंध में चर्चा करेंगे। और ध्यान रखें कि जितनी भी फार्मूला 1 की रेस होती हैं उनमें सबसे प्रमुख रेस में इसे माना जाता है। तो फार्मूला 1 से रिलेटेड एक मेजर रेस है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और इसको जीता है ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन ने और 8वीं बार उन्होंने ये खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन ऑफ ब्रिटेन हैज वॉन द 8th टाइटल ऑफ ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स।
लुइस हैमिल्टन इज प्लेइंग फॉर द मर्सिडीज रेसिंग कंपनी। लुइस हैमिल्टन वर्तमान में मर्सिडीज रेसिंग कंपनी के लिए खेलते हैं। करंटली लुइस हैमिल्टन इज द जॉइंट रिकॉर्ड होल्डर इन वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप विथ माइकल शूमाकर। बोथ हैव वॉन 7 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप टाइटल and total most win in Grand Prix is 99 and that record is with James Hamilton. When we talk about the pole position, it means in racing you are at the front row. Similarly for podium finish, it means first, second and third. Top 3 in the race, they are known as the podium finishers. तो अगर हम लुइस हैमिल्टन की बात करें तो वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप का रिकॉर्ड उनके पास 7 बार है और यह रिकॉर्ड वो शेयर करते हैं किसके साथ में? माइकल शूमाकर के साथ में। इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा फॉर्मूला 1 की रेस जीतने का रिकॉर्ड है, ये भी नाम में है लुइस हैमिल्टन के। उन्होंने 99 रेस जीत ली हैं। अगर हम ये ब्रिटेन की जो ग्रैंड प्रिक्स है इसको शामिल कर दें, पोल पोजीशन में वो 100 बार आ चुके हैं सबसे आगे। इसी के साथ साथ पोडियम फिनिश का मतलब होता है कोई भी खिलाड़ी फॉर्मूला 1 की रेसिंग में अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर रहता है तो ये पोडियम फिनिश कहलाता है। ये 172 बार लुइस हैमिल्टन के द्वारा किया गया है। अपने अगले सेक्शन में आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यहां पर हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी विश्व बैंक समूह के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आप ध्यान रखें, जब हम ब्रेटन वुड्स संस्थान की बात करते हैं तो इसमें विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष शामिल होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, then World Bank and International Monetary Fund are known as the Bretton Woods Organization because they are established under the Bretton Woods meeting conducted in USA in New Hampshire in July 1944। इसका कारण यह है कि इन दोनों संगठनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, जिसे जुलाई 1944 में अमेरिका में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में आयोजित किया गया था। इन दैट मीटिंग 43 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। इस बैठक में 43 देशों ने भाग लिया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन टू रिबिल्ड द सैटर्ड पोस्ट वॉर इकोनॉमी एंड प्रमोट इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था, उससे एक तरह से कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये प्रमुख रूप से उद्देश्य था इन ब्रेटन वुड्स संगठनों को स्थापित करने का। ओरिजिनली आप ध्यान रखें, ब्रेटन वुड्स में 3 संगठन बनाने की बात थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो था ही, इसी के साथ साथ यहां पर एक तरह से सहमति बन रही थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी आईटीओ को गठन करने की, लेकिन इसका गठन नहीं हो पाया। ओरिजिनली इन ब्रेटन वुड्स मीटिंग इट वाज डिसाइडेड टू क्रिएट 3 ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ वाज क्रिएटेड लेटर ऑन, बट थर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज नॉट क्रिएटेड विथ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। आप ध्यान रखें, इसका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ में निर्माण जरूर नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर 1995 में डब्ल्यूटीओ के रूप में इसका गठन एक तरह से अंतिम रूप में हुआ। फाइनली इन 1995 इट वाज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल वर्ल्ड ट्रेड। जब हम बात करते हैं ब्रेटन वुड्स संगठनों की, तो इस संगठनों की स्थापना के लिए प्रमुख रूप से 3 लोगों को उत्तरदायी माना जाता है। 3 persons are considered as the founder of Bretton Woods Organization यानी वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। उस समय के यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी उस समय के अमेरिका के ट्रेजरी सचिव हेनरी मॉर्गेंथू, इसी के साथ साथ अमेरिका के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैरी डेक्स्टर व्हाइट, अमेरिका के मुख्य आर्थिक सलाहकार उस समय हैरी डेक्स्टर व्हाइट और ब्रिटेन के प्रमुख अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केनिस एंड फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केनिस। तो आपको नाम ध्यान रखना है, हैरी डेक्स्टर व्हाइट, जॉन मेनार्ड केनिस। दीज 2 इकोनॉमिस्ट आर प्राइमरली कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट इज हेनरी मॉर्गेंथू। आप ध्यान रखें, हैरी डेक्स्टर व्हाइट और जॉन मेनार्ड केनिस, इनको प्रमुख रूप से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसी के साथ साथ हेनरी मॉर्गेंथू का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है। जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो आप ध्यान रखें, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मतलब है 5 इंस्टीट्यूशंस, 5 संस्थान हैं एक समूह में, और ये हैं आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए और आईसीएसआईडी। तो ये 5 समूह को मिलाकर हम बोलते हैं विश्व बैंक समूह या वर्ल्ड बैंक ग्रुप। These 5 institutions in combination are known as वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक कोई एक संगठन एज सच नहीं है, ये आप ध्यान रखें। तो इसमें अगर हम पहले संगठन की बात करें, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ये 1944 में एक तरह से स्थापित करने के लिए इसकी सहमति बनी।
जहां तक अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से IBRD लोन देने का काम करता है, इसीलिए कभी कभी वर्ल्ड बैंक के पर्यवेक्षी के रूप में IBRD को भी कहा जाता है। और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। तो अगर आप इन पांचों में किसी एक को प्राइमरीली वर्ल्ड बैंक कहना चाहें तो वो दर्जा आप IBRD को दे सकते हैं। दूसरा संगठन देखते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आप ध्यान रखें, इसको एक तरह से सबसे कम ब्याज दर पर और लंबे समय तक ऋण देने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1960 एंड करेंटली 173 इट्स मेंबर कंट्रीज। स्थापना 1960 में, 173 इसमें वर्तमान में सदस्य देश हैं। तीसरा हम देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम। IFC इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड asset management services to encourage private sector development in less developed countries। तो आप ध्यान रखें, ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में काम करता है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यह कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है और निवेश सलाहकार का काम करता है और परिसंपत्ति प्रबंधन की सेवाएं देता है। 1956 में स्थापित किया गया, 184 सदस्य देश हैं। एस्टैब्लिश्ड इन 1956, 184 मेंबर कंट्रीज। चौथा हम देखते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। नाम में ही छुपा हुआ है कि अलग अलग देशों के द्वारा जो निवेश किए जाते हैं उनको यह गारंटी प्रदान करता है। इट प्रोवाइड गारंटी टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बाय द डिफरेंट कंट्रीज। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988, मेंबर कंट्रीज 181। स्थापना इसकी 1988 में की गई। कुल सदस्य देश 181 हैं। एक अंतिम यहाँ पर संगठन हम देखते हैं जो पांचवा एक तरह से इसका भाग है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसके द्वारा प्रमुख रूप से मध्यस्थता का काम किया जाता है। इसके द्वारा दो देशों के बीच में या किसी कंपनी के द्वारा कहीं पर निवेश किया गया है, उसके संबंध में अगर कोई विवाद है तो यह एक तरह से सुलह कराने के लिए मध्यस्थता का काम करता है। इट प्राइमरली वर्क फॉर द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इन लीगल डिस्प्यूट रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज और टू डिफरेंट इन्वेस्टिंग कंपनीज इन ए कंट्री। तो इसके द्वारा एक तरह से मध्यस्थता के लिए प्रमुख रूप से कार्य किया जाता है। इट प्राइमरली वर्क फॉर द आर्बिट्रेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। करंटली इट हैज 163 मेंबर कंट्रीज हु आर द सिग्नेटरी प्लस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स इन इट्स स्कीम्स एंड 154 मेंबर कंट्रीज आर ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग इन इट्स पॉलिसी। It means there are some members who have make a contract with the ICSID but they have not signed the agreement for that contract। वर्तमान में अगर हम देखें तो 163 देश हैं जिन्होंने हस्ताक्षरकर्ता भी हैं और अनुबंध के रूप में भी कार्य कर रहे हैं इस संगठन में, और 154 देश हैं जो केवल अनुबंध से बंधे हुए हैं लेकिन उन्होंने अंतिम रूप में हस्ताक्षर अभी नहीं किए हैं। करंटली अगर हम वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन की बात करें तो यूएसए के डेविड मालपास इसके चेयरमैन हैं। करंटली डेविड मालपास ऑफ यूएसए इज इट्स चेयरमैन। And you have to remember one thing, that chairman of World Bank is always belong to USA. Similarly, chairman of International Monetary Fund belong to European country. World Bank का जो चेयरमैन है हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यक्ति होता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो अध्यक्ष है वो किसी यूरोपीय देश का व्यक्ति होता है। Regarding World Bank, you have to remember one fact also. Currently, अंशुला कांत, शी इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्तमान में अंशुला कांत विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं। शी वॉज अपॉइंटेड ऑन 12 जुलाई 2019। इन्हें 12 जुलाई 2019 को नियुक्त किया गया था। इसी करंट अफेयर्स की चर्चा के आधार पर हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। करंट अफेयर को आप पढ़ते और सुनते समय ये ध्यान दें कि जो ये आंसर हैं आपको वहीं से एक तरह से प्राप्त होंगे और कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके लास्ट में ये चेक करें कि आप कितने अधिकतम क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। सारे क्वेश्चन सही कर रहे हैं, अगर कुछ गलतियां हैं तो वो करंट अफेयर को दोबारा पढ़कर एक तरह से आप सुधार कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई थी 1996, 1995, 1994, 1993। सेडिशन वाज प्लेस्ड इन द इंडियन पैनल कोड इन विच ईयर। भारतीय दंड संहिता में देशद्रोह किस वर्ष रखा गया था? 1860, 1865, 1870, 1890। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन पैनल कोड? भारतीय दंड संहिता के वास्तुकार कौन थे? थॉमस मैकाले, थॉमस यंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एडवर्ड ग्रीन। द टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22। वित्तीय वर्ष 2021-22 में विनिवेश का लक्ष्य है 1.25 लाख करोड़ रुपीस, 1.75 लाख करोड़ रुपीस, 2.75 लाख करोड़ रुपीस और 3.75 लाख करोड़ रुपीस। In Cannes Film Festival, Palme d'Or for 2021 is awarded to which film?
कांस फिल्म फेस्टिवल में 2021 के लिए पाल्मे d'Or किस फिल्म को दिया गया? टाइटैन, ए हीरो, कंपार्टमेंट नंबर 6 और नाइट्रोम। डीएससी प्राइज इन लिटरेचर इज गिवन फॉर वर्क रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ वर्ल्ड? साहित्य में डीएससी पुरस्कार विश्व के किस क्षेत्र से संबंधित कार्य के लिए दिया जाता है? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। वर्ल्ड बैंक चेयरमैन ऑलवेज बिलोंग टू विच कंट्री? विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा किस देश के होते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, एशिया और जापान। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक? किस संगठन को विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है? IBRD, मीगा, IDA और IFC। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? IBRD, MIGA, WTO, IFC। हु इज द करंट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? विश्व बैंक समूह के वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, क्रिस्टीना लोगार्ड, अंशुला कांत या देवव्रत शिनॉय? इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये हमारे 17 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स थे। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के करंट अफेयर्स हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।